तो बच्चों, पीपल एज अ रिसोर्स लेक्चर नंबर 1 रिवीजन क्लास है आज, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं बोला है, यही सब बताया था। और बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और मैं आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। आगे चलते हैं। और मुझे लग रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, आवाज नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब आवाज पहुंच रही है। तो आज बच्चों इस चैप्टर की डिस्कशन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। और सबसे पहले क्विज को फटाफट से हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर मैं बता दूंगी कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या देखा था। क्विज की बात कर लेते हैं। क्विज नंबर 1 आ गया है और फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट रामपुर विलेज इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड 6 men आर रिक्वायर्ड फॉर दी वीडिंग प्रोसेस बट 10 people बट 10 people आर एंगेज्ड। ठीक है, 10 people यहाँ पे बच्चों लिखा नहीं हुआ है, लेकिन 10 लोग उसमें एंगेज है, 10 people आर एम्प्लॉयड। तो बच्चों बताओ ये कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज? हर टाइप की है, जल्दी से बताओ। Next question. The scheme for the establishment of residential schools to impart education to talented children from the rural areas is? चलो बच्चों डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो रामपुर एक गांव है और इस गांव के अंदर एक खेत है जहां पे 6 लोग रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वीडिंग करने के लिए, लेकिन वहां पे 10 लोग एम्प्लॉयड हैं। अब बच्चों जब 10 लोग एम्प्लॉयड होंगे और सिर्फ 6 लोगों की जरूरत है, तो 4 लोग बेफालतू में इस फील्ड पे काम कर रहे हैं। और ये लोग क्या हैं? ये लोग हैं बच्चों हमारे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड लोग, यानी कि यहाँ पर जो है ना अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे पूछा गया है कि स्कीम फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो बच्चों रेजिडेंट्स के अंदर स्कूल्स बनाए गए हैं ताकि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, ठीक है, टैलेंटेड बच्चों को रूरल एरियाज के अंदर। और ये कौन सी स्कीम के अंडर स्कूल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो ये है बच्चों हमारे नवोदय विद्यालय, यानी कि हमारे ऑप्शन बी की बात हो रही है। ठीक है, चलो हम लोग बच्चों आगे चल लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन बच्चों हमने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है? चैप्टर का नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। लोगों की एक रिसोर्स के सेंस में बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, बात स्पेसिफिकली ये हो रही थी कि हम अपनी पॉपुलेशन को एक एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, रादर देन देम बिकमिंग अ लायबिलिटी। ठीक है, लोगों को लायबिलिटी नहीं बनाना है, अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना है, उनको एक एसेट में कन्वर्ट करना है बच्चों। और यही बात हमने इस चैप्टर में करी है। और बेसिकली यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी थी, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल से। इन तीनों चीजों से एक इंसान जो है एक मतलब एक एसेट में कन्वर्ट हो सकता है, उसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप हो सकता है बच्चों। और ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों। ठीक है, चलो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों पूछ रहा है, एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बच्चों यहाँ पे ना क्वेश्चन कुछ अलग सा है, लेकिन बात ये हो रही है कि एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए या तो, या फिर क्वेश्चन में होना चाहिए कि एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन फॉर्मेशन 2 बार आ रखा है, एक बारी को फॉर्मेशन हटा देंगे लास्ट वाला। ठीक है, और हम एजुकेशन की बात करेंगे। अब बच्चों देखो, सॉरी, आप लोग एजुकेशन ले रहे हो, मैंने भी एजुकेशन ली थी, बहुत से बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं इस समय पे। जिन माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं भी होता है, वो फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऑब्वियसली बच्चों उस एजुकेशन की कुछ तो वैल्यू होती होगी, तभी तो लोगों को पढ़ाया लिखाया जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं है, सही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो रोल ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, रोल ऑफ एजुकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों बात ये हो रही है कि हमारी जो एजुकेटेड पॉपुलेशन होती है, ठीक है, एजुकेटेड पीपल अर्न मोर देन अनएजुकेटेड पीपल।
सिंपल सी बात है। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा, लोग डिग्रियां क्यों लेते हैं? ठीक है, डिग्रियां इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि और ज़्यादा डिग्रीज लेने से उनकी जो है वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उनको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे उनके काम के, एंड जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है बच्चों, एसेट है, एसेट फॉर द इकोनॉमी। तो जो लोग पढ़ लिख लेंगे वो इकोनॉमी के लिए एक एसेट बन जाएंगे, वो बच्चों इकोनॉमी में एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, उनके आने से इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी, डेवलप करेगी, तो वो एक एसेट है इकोनॉमी के लिए। बल्कि जो नहीं पढ़ रहे हैं वो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी भी होती है बच्चों। तो जब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, काम करेंगे, अच्छे खासे पढ़ लिख लेंगे, तो उससे हायर प्रोडक्टिविटी भी होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी हर चीज़ की। ओपन्स न्यू एवेन्यूज फॉर अ पर्सन। तो एक इंसान के लिए नए रास्ते खोल देती है एजुकेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अनएजुकेटेड हो तो आप कैसी नौकरियां ढूंढोगे? आप ऐसी नौकरियां ढूंढोगे जो मतलब आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपके पास चॉइस होगी कि मुझे ये काम नहीं करना है, वो काम करना है, वो काम नहीं करना है, ये काम करना है। तो नए नए रास्ते भी खुलेंगे, चॉइसेस भी ज़्यादा होंगी क्योंकि आप एजुकेटेड हो गए। ठीक है बच्चों, तो उससे चॉइस भी ज़्यादा मिलती है, नए रास्ते भी मिलते हैं, इंसान को चूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं। ठीक है, साथ ही में बच्चों हम देखते हैं सोसाइटी की भी ग्रोथ होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं तो वो पूरी सोसाइटी डेवलप होगी, है ना। एंड अगर एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे सब अनपढ़ है तो क्या होगा उसका? सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होती है। और बच्चों साथ ही साथ नेशनल इनकम, सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी, अपने देश की डेवलपमेंट होगी, और नेशनल इनकम में भी एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी ही चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मात्र एजुकेशन की वजह से, पढ़ाई की वजह से हमको देखने को मिलती हैं कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी को पढ़ना लिखना चाहिए और अपनी सोसाइटी की तरफ, अपनी कंट्री की तरफ कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो अभी जो है आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया? अब बच्चों हेल्थ स्टेटस की अगर बात करें तो हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि देखिए इंडिया के अंदर अभी जितनी हेल्थ फैसिलिटीज हैं किस लेवल तक प्रोवाइड की गई हैं, किस लेवल तक नहीं की गई हैं, तो बता दो अभी पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस कैसा है, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग बढ़िया हैं, ठीक हैं, तो बता दो भाई। ठीक है, अब ऐसा इसलिए पूछा गया है ताकि हम बच्चों देख सकें कि कितने अच्छी फैसिलिटीज़ इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग बीमार रहते होंगे, ज़्यादा लोगों का कोई इलाज की फैसिलिटी नहीं मिल रही होगी, तो सोसाइटी एक तरह से देखा जाएगा कि पीछे चल रही है, बहुत पिछड़ी हुई है। लेकिन अगर वहीं पे बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी लोगों को, लोग इतने बीमार नहीं रह रहे होंगे, तो उससे पता चलेगा कि सोसाइटी डेवलप कर रही है। अब बच्चों यहाँ पे इंडिया में क्या है, इंडिया has a vast health infrastructure and also has developed the manpower at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in private। बच्चों बात यहाँ पे ये की जा रही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें, अस्पतालों की हम लोग बात करें, क्लिनिक्स की बात करें, तो ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जो कि हेल्थ
की फैसिलिटी को लोगों को प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, और साथ ही में बच्चों जो मैन पावर रिक्वायर्ड है हर लेवल पे, वो मैन पावर बढ़ रही है। लोगों की संख्या जो है, जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो बाकी स्टाफ होता है, इन लोगों की जो संख्या है वो भी इंक्रीज हो रही है, उसमें भी एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि बच्चों हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं वो तो बहुत हद तक इम्प्रूव हो गई हैं, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। अब देखो, अब हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो इम्प्रूवमेंट आई होगी। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम लोग बात करें तो इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, उसमें भी बच्चों एक इंक्रीज देखने को मिला है फ्रॉम 68.3 ईयर्स, नहीं, टू ओवर 63.3 ईयर्स इन 2014। तो बच्चों 68.3 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 2014 में, मतलब कि द एक्सपेक्टेड ईयर्स अ पर्सन इज टू लिव। ठीक है, कि एक एक्सपेक्टेड ईयर्स जितना एक इंसान जिएगा, एवरेज निकालते हैं जब हम, तो हम देख रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। एक टाइम पे बहुत ही कम हुआ करती थी, अब तो 68.3 ईयर्स पहुंच गई है। और बच्चों इससे पता चलता है कि एक जो हेल्थ कंडीशंस है, हेल्थ स्टेटस है, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। उसके बाद बच्चों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की जब हम लोग बात करते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन, नीचे आ गया है, डिक्लाइन देखने को मिला है, हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 1951 में, भाई कितना था, 147 था, और अब कितना रह गया है, सिर्फ और सिर्फ 37 रह गया है 2015 के अंदर। ठीक है, तो 147 हुआ करता था 1951 में, और 2015 की बात करें तो सिर्फ 37 इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रह गया है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है बच्चों, जैसे कोई एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया होता है, उसके अंदर जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साल के अंदर, ठीक है, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके डेथ रेट की बात हो रही है एक साल के अंदर। ठीक है, कि एक साल जब तक वो नहीं पहुंचते हैं, उस पीरियड में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहलाता है पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो हम देखते हैं कि 1915 में पर 1000 लाइव बर्थ्स 147 था, लेकिन 2015 में मात्र 37 रह गया है। दैट मीन्स हेल्थ कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी है। उसके बाद बच्चों एक और चीज़ है, क्रूड बर्थ रेट्स गिर गए हैं, तो लोग जो हैं कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इट हैज़ ड्रॉप्ड टू 20.8, जो कि अच्छी बात है बच्चों, ज़्यादा पॉपुलेशन कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, कंट्री के लिए। एंड डेथ रेट्स की बात करें, डेथ रेट्स जो हैं वो 6.5 गिर गए हैं, और डेथ रेट भी गिरे हैं, तो वो भी अच्छी बात है कि कम लोगों की डेथ हो रही है। दैट मीन्स कि हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग अपना जो है सेकंड क्विज फटाफट से अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड क्विज आ गया है, और यहाँ पे बात हो रही है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे पाई जाती है, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज, बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, जल्दी से बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू। तो ह्यूमन कैपिटल में हम कौन कौन से तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, या फिर ऑल दी थ्री। चलो बच्चों डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है बच्चों हमको कहाँ मिलती है, रूरल एरियाज के अंदर मिलती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है बच्चों ये कहाँ पे मिलती है, मतलब हो सकती है ऑल दी थ्री। मतलब जब आप एजुकेशन पे पैसे लगा रहे हो तो आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, जब आप ट्रेनिंग किसी इंसान को प्रोवाइड कर रहे हो तो आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, जब आप अच्छी मेडिकल केयर, अच्छी हेल्थ किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन
कर रहे हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन क्रिएट्स अ वर्चुअस साइकिल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बच्चों वर्चुअस साइकिल पढ़ाई थी और एक विशियस साइकिल पढ़ाई थी। दो एग्जाम्पल्स पढ़ाए थे सकल के और विकास के। सकल और विकास एक ही गांव में रहने वाले दो बच्चे थे। सकल जो है उसके पेरेंट्स उसकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, सकल भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड होता है और हम देखते हैं कि एक गरीब घर का लड़का सकल कल को जाकर जो है एक नौकरी करने लगता है जहाँ पे उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। वहीं पे जो विकास होता है उसके पेरेंट्स उसके एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे नहीं लगाते हैं और विकास इसी वजह से उतनी ही इनकम अर्न करता रहता है जितनी इनकम उसके पेरेंट्स अर्न किया करते थे। ठीक है, तो वो जो है ना तो एजुकेशन गेन कर पाता है ना ही कोई अच्छी सैलरी अर्न कर पाता है और वो उतनी ही इनकम गेन करता रहता है जितने उसके पेरेंट्स अर्न करते थे। एंड इसी वजह से वो जो है विकास वो एक विशियस साइकिल में फंस गया है और सकल जो है वो एक वर्चुअस साइकिल में आ गया है। ठीक है बच्चों, वर्चुअस साइकिल यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से एजुकेशन में अगर पैसा लगाया जाए तो वो एक वर्चुअस साइकिल को क्रिएट कैसे कर सकता है पैसा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे इसको देखते हैं। अगर इफ यू इन्वेस्ट इन अ चाइल्ड्स एजुकेशन, अगर आप एक बच्चे को पढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा उसी चीज में करी जाती है जहां आपको पता होता है कि अगर मैं 200 रुपए लगाऊंगा ना तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, 300 मिलेंगे या 400 मिलेंगे रिटर्न में। उसी तरीके से बच्चों की एजुकेशन में पैसे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि पता है कि कल को ये बच्चे बड़े होकर इस एजुकेशन के दम पे कहीं अच्छी जगह पे काम करेंगे और फिर जो रिटर्न है, जो पैसा है, वो ज्यादा अर्न करेंगे। तो इफ यू इन्वेस्ट इन अ चाइल्ड्स एजुकेशन यू कैन यील्ड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बच्चों लिख रही हूँ हाई रिटर्न इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में पैसे ज्यादा आएंगे। ठीक है, एंड इट विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स दी सोसाइटी। अब बच्चों जो पेरेंट्स ऑलरेडी एजुकेटेड होते हैं उनको तो पता है कि भाई एजुकेशन की वैल्यू होती है, तो एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट more heavily on education of their child, अपने बच्चे की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एंड दिस इज बिकॉज दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है बच्चों, एंड दे ऑल्सो स्पेंड मनी ऑन प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छा खाना खिलाएंगे अपने बच्चे को, अच्छी अच्छी कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे एंड हाइजीनिक तरीके से रखेंगे। तो हाइजीन पे भी फोकस करते हैं, न्यूट्रिशन पे भी फोकस करते हैं और बच्चों इसी तरीके से एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होती है कि अगर माँ बाप पढ़े लिखे होंगे वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, उसको अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराएंगे, फिर वो बच्चा आगे ऑब्वियस सी बात है कि किसी पढ़े लिखे इंसान से शादी करेगा, फिर उनके बच्चे होंगे, वो उनको भी पढ़ाएंगे, उन बच्चों को उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे और इसी तरीके से बच्चों सोसाइटी में एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई विल अ फर्म नॉट लाइक टू एम्प्लॉय अ वर्कर हैविंग इल हेल्थ एंड हाउ डज इट अफेक्ट द वर्किंग एनवायरनमेंट। बच्चों सिंपल सी बात है, क्या पता कोई एक ऑफिस है, कोई एक फैक्ट्री है, कोई भी जगह है, वहां पे जो एम्प्लॉय कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जो लोगों को काम पे रख रहे हैं उस जगह पर, क्या वो बीमार लोगों को काम पे रखना पसंद करेंगे? तो नहीं, कोई भी नहीं रखना पसंद करेगा, है ना। एंड इस तरीके से वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट होता है, कैसे इम्पैक्ट होता है। तो बच्चों
किसी भी ऑफिस, किसी भी जगह की जो काम कर रहे हैं उनका मेन मकसद क्या होता है, मेन एम क्या होता है? द मेन एम ऑफ अ फर्म is to maximize its profit. अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इज द मेन एम, मेन मकसद। तो बच्चों कोई भी फर्म है वो ये नहीं चाहेगा कि एक ऐसा वर्कर हम एम्प्लॉय करें जो बीमार रहता हो, बिकॉज वो जो है एक हेल्दी वर्कर की तरह अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, वो वर्कर आएगा, अरे मेरे को तो बुखार है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो काम कैसे करेगा, वो नहीं करेगा काम। और एक हेल्दी वर्कर उसी जगह पे एक अच्छे तरीके से काम कर सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली कोई भी फर्म नहीं चाहेगा ऐसे वर्कर्स को अपने ऑफिस में काम करने देना, ठीक है बच्चों। एंड एक अनहेल्दी पर्सन जो है, एक अनहेल्दी पर्सन जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है, अनहेल्दी पर्सन विल बी अ लायबिलिटी। तो इसको पैसे किस चीज के देंगे जब ये इंसान जो है बिल्कुल अनहेल्दी तरीके से रह रहा है, बीमार है, ठीक है। तो बीमार रहेगा तो उन पे ही बोझ बन जाएगा, उनके लिए प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं दे पाएगा, कर पाएगा, और उन्हीं के लिए बोझ बन जाएगा। विल बी अ लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा, एन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ, एंड ऑल्सो फॉर द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के लिए भी। इसलिए बच्चों स्वस्थ रहना, अच्छा रहना, तंदुरुस्त रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड अगर एक बीमार इंसान को ले आओगे आप काम पे तो उससे जो है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन वर्किंग एनवायरमेंट। तो बच्चों पूरा जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो लोग साथ में काम कर रहे हैं और जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है वो भी खराब हो जाएगा एक बुरे तरीके से, ठीक है। एंड हम देखेंगे कि वो जो अनहेल्दी पर्सन है वो दूसरों को भी इन्फेक्शन दे सकता है ना। वो किसी हेल्दी लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे सपोज किसी को कोरोना हो जाए आजकल के टाइम में और वो जो है दूसरे लोगों को भी कोरोना दे दे, या फिर नॉर्मल कफ, कोल्ड, फीवर, किसी भी चीज़ की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्या मतलब वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर दे, तो उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो गलत हो जाएगी चीज़, है ना। कि आपने हमारी हेल्दी पॉपुलेशन को भी बीमार कर दिया, आप तो बीमार थे ही, ठीक है। तो इसी वजह से बच्चों कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म या ऑर्गेनाइजेशन अपने जगह पर किसी भी अनहेल्दी इंसान को, एक बीमार इंसान को रखना पसंद नहीं करेगी, यही रीजंस है। चलो अब हम लोग क्विज अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्विज नंबर 3 आ गया है और यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात हो रही है। तो बच्चों इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या 4 ईयर्स। जल्दी से बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डज दी सर्व शिक्षा अभियान एम टू प्रमोट एजुकेशन। कौन से एज ग्रुप में, कौन से टाइप की एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान प्रमोट करता है, उससे एज ग्रुप भी पता चल जाएगा। 6 to 10, 5 to 13, 7 to 12 या 6 to 14 ईयर्स। चलो बच्चों फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान की जब हम लोग बात करते हैं, अच्छा उसकी भी करेंगे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की जब हम लोग बात करते हैं तो डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 ईयर की बात करते हैं, ठीक है, इन्फेंट्स की बात हो रही है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन से एज ग्रुप को सर्व शिक्षा अभियान केटर करता है, किस एज ग्रुप में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता है, प्रोवाइड करना चाहता है, तो वो है हमारा 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है बच्चों, समझ आ गई है बात। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज फाउंड इन इंडिया। तो बच्चों 3 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, ये तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। यहाँ पर रूरल एरियाज में सीन थोड़ा अलग है और अर्बन एरियाज में, शहरों में सीन थोड़ा अलग है। रूरल एरियाज के अंदर 2 टाइप की हैं, एक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी है हमारी कौन सी, सीजनल,
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और बच्चों अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल जाती है। अब जब हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो बच्चों ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोली जाती है, क्योंकि हमको सामने दिखने में तो ऐसे लगेगा कि भाई हर कोई काम कर रहा है, हर कोई काम में एंगेज्ड है, लेकिन हर कोई बच्चों अपने फुल पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर रहा होता। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन बेफालतू में वहां पे 8 लोग काम कर रहे हैं। तो जो 3 लोग हैं वो वहां पे बेफालतू में एम्प्लॉयड है, उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनके काम करने से कोई फायदा कोई नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। इससे बेटर है कि वो लोग कहीं और जाके काम करें और अपने फुल पोटेंशियल को यूज करके काम करें, ठीक है। तो बच्चों ये होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इट इज अनएम्प्लॉयमेंट in which too many workers are working in a specific job, happens in small agricultural farms where the whole family is working on the same farms and not many people are required but people are engaged, ठीक है, not many people are required and people are engaged in that particular farm, ठीक है बच्चों। इस तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करना है। फिर जब हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये तो हमको बहुत सिंपल सी अनएम्प्लॉयमेंट है कि कुछ सीजन के दौरान काम होता है, कुछ सीजन के दौरान काम नहीं होता, और जब नहीं होता है तो वो इंसान अनएम्प्लॉयड बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो इट अकर्स व्हेन वर्कर्स कैन फाइंड वर्क इन अ स्पेसिफिक सीजन। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एग्रीकल्चरल वर्कर्स होते हैं उनको वो कुछ ही सीजन के दौरान बिजी होते हैं, उनके पास कुछ ही सीजन के दौरान काम होता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल सीजन जब सो करते हैं, वीडिंग का सीजन होता है, थ्रेशिंग का सीजन होता है, लेकिन बाकी पूरा टाइम जो होता है साल का इन लोगों के पास कोई काम नहीं होता। तो बच्चों ये होती है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मेजरली रूरल एरियाज के अंदर होती है। अब अर्बन एरियाज की बात करते हैं, यहाँ पे होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसे टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है जो अर्बन एरियाज में होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, टेक्निकली स्किल्ड हैं, ये चाहते हैं कि हमको जॉब मिले, बट इनको जॉब मिल नहीं रही है क्योंकि जॉब मार्केट में जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग इतना पढ़ लिख कर जो हैं झाड़ू पोछा मारने लग जाएंगे कहीं पे, नहीं, ये सब नहीं करने वाले हैं ये लोग, ठीक है। चलो 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 नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो अगर लोग बेरोजगार रह जाते हैं तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों, इकोनॉमी की ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि अगर लोग घर पे बैठे रहेंगे, काम नहीं करने जाएंगे, तो उनके स्किल्स का, उनकी एजुकेशन का कोई फायदा इकोनॉमी को नहीं मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, वेस्टेज ऑफ मैन पावर की वेस्टेज हो रही है, ठीक है। साथ ही में बच्चों जो लोग एक एसेट बन सकते थे, पीपल हु कुड हैव बीन एन एसेट, दे बिकम अ लायबिलिटी, ठीक है। तो ये लोग अब क्या बन गए हैं, दे हैव बिकम अ लायबिलिटी, एक तरह से इकोनॉमी पे बोझ बन गए हैं, और ये एसेट का काम भी कर सकते थे, एसेट बन सकते थे, इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते थे। इट ऑल्सो लिख देते हैं फीलिंग ऑफ, बच्चों ये हमने ना ऑलरेडी क्लास में बहुत बड़ी क्लास ली थी और इसको डिस्कस करा था एट लेंथ, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स और अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट। क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, तो डिप्रेशन में लोग आ जाएंगे, ठीक है। अमंग दी यंग पीपल या फिर अमंग दी यूथ, कि उनको ऐसे लगेगा कि वी आर गुड फॉर नथिंग, इतना पढ़ लिख लिया, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक वो स्टेज आ जाएगा। साथ ही में बच्चों इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे सोसाइटी के अंदर सिर्फ कुछ ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो सिर्फ ये जो लोग काम कर रहे होंगे इन पे पूरा का पूरा बर्डन फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक ओवरलोड वाली सिचुएशन हो जाएगी। और साथ ही में बच्चों क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा लोगों का, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है एक नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट हो जाएगी। तो ये सारी ही चीजें हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट हैं जो कि एक इकोनॉमी पे पड़ते हैं। तो आई होप आप सभी को जो है यहाँ पे बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो बच्चों ये जो
इम्पैक्ट है। और ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इस चैप्टर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड दी इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना। साथ ही में बच्चों यहाँ पर एजुकेशन के जो स्कीम्स वगैरह निकली हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एजुकेशन को फैसिलिटेट करा है, गरीब लोगों को एजुकेशन का एक्सेस दिया है, वो सारी की सारी स्कीम्स अच्छे से पढ़ के जाना। और हेल्थ के बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ शॉर्ट नोट भी आ सकता है, हेल्थ स्टेटस में क्या बदलाव आया है, कौन से इंडिकेटर से हेल्थ स्टेटस का पता चलता है, ये सारी चीजें उसमें भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाना, अच्छे मार्क्स आएंगे। क्विज को अटेम्प्ट कर लेते हैं, लास्ट क्विज आ गया है, क्विज नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने को मिलता है, तो उसका क्या मतलब होता है, वो चीज क्या सिग्निफाई करती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है क्या? क्या हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें इंक्रीज आता है? क्या हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी कंट्री की? या फिर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस, कॉलेजेस बढ़ जाएंगे कंट्री के? तो बच्चों सोच समझ के बताना कि अगर हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स रेफर्स टू, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या फिर बर्थ रेट। अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स की बात की जा रही है लेकिन। चलो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स का क्या मतलब है? ये है हमारा सेक्स रेशियो। ठीक है, जब हम अब पढ़े लिखे लोगों की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अपना लिटरेसी रेट कि कितने लोगों को रीड एंड राइट करना आता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का हमको बच्चों मीनिंग पता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर, 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, पर 1000 लाइव बर्थ। एंड बर्थ रेट तो बर्थ रेट है भाई कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन था डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। एक कंट्री का अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो जाता है, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि पर 1000 लाइव बर्थ बच्चे जो मर रहे हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, डेथ रेट जो है उन बच्चों का वो कम हो गया है। दैट मीन्स बच्चों हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। ठीक है, कि लोग और ज्यादा साल जिएंगे, इस चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। सिंपल सी चीज़ है, सब कुछ डायरेक्टली रिलेटेड है, बस कनेक्ट करना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि भाई यहाँ तो इस चीज़ का तो इनसे कोई रिलेशन ही नहीं था। ठीक है, चलो अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए हैं। आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है हमारे पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर के। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एकदम नए चैप्टर के साथ, सेम इसी टाइम पे 1 बजे कल की क्लास में, और एक नया चैप्टर आएगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास से कुछ तो फायदा हुआ होगा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ आइडिया लग गया होगा। अब अपनी क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों टेक